नाजरीन आदाब। 1990 में जब कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ तो एक बड़ा वाक़या हुआ। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में रावलपुरा के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे अपनी गाड़ी का, ताकि उन्हें जाना था इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर स्टेशन पे जहाँ पे इनकी ड्यूटी थे। वो इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच में कुछ टेररिस्ट्स आ गए तो उन्होंने वहाँ पे फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गई मौके पे। कुछ लोग जख्मी हैं और जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, कुछ में 10 बताया गया है, कुछ में 22, कुछ में 40 बताया गया है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है एग्जैक्टली कितने लोग वहाँ पे जख्मी हुए थे, लेकिन 4 की डेथ हुई। इनमें जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर रविंद्र कुमार खन्ना। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उनकी मिसेज हैं, मिसेज खन्ना, जिनसे हम आज बात कर रहे हैं, जो उस वक्त खुद रावलपुरा में मौजूद थी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका ये जो केस चला और किन मराहिल से ये सारा गुजरा है और उस वक्त की क्या सूरत हाल थी। मिसेस खन्ना, शुक्रिया कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं। इनका पूरा नाम है मिसेस निर्मल खन्ना और ये जम्मू की है बुनियादी तौर पे। इनकी शादी हुई थी, अमृतसर के रहने वाले थे इनके हस्बैंड रवि खन्ना साहब, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी 1974 में 78 में इनकी शादी वहाँ से हुई थी। फिर ये श्रीनगर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक उस्ताद के तौर पे काम करती थी। कुछ साल वहाँ पे उन्होंने काम किया। उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ उनको बाहर जाना पड़ा, लंदन भी जाना पड़ा और कुछ दूसरी जगहों पे जाना पड़ा। हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस वक्त आप की सेहत की क्या पोजीशन, क्योंकि एक बड़े स्ट्रगल के दौर से आप आगे निकल रहे हैं, तो इस वक्त क्या कंडीशन है? मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू जी, और यहाँ परेड कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। मैं स्कूल से गर्ल गाइड से लेके फिर ये क्या कहते हैं एनसीसी में आ गई थी जी। एनसीसी की मैं सीनियर अंडर ऑफिसर रही हूँ। आई हैव बीन अवॉर्डेड मेडल ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट। और मुझे तो एनसीसी ने बहुत कुछ दिया जो मेरी इस जर्नी में मेरे बहुत काम आया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और स्पोर्ट्स गर्ल थी, खेलती थी, फिजिकली वेरी फिट। और घर से भी जो मेरी माँ थी पीछे से, वो पठानों की बेटी थी, लोलाब की रहने वाली थी, तो खुद वो पठान की बच्ची थी। तो उनको ये पता था कि बच्चों को खुराक दो तो ये जल्दी बड़े होते हैं जी। तो हमें भी उन्होंने उस तरीके से पाला था, खूब अच्छे तरीके से। सेहतमंद लड़की थी मैं। लेकिन जब मेरे साथ ये 78 में 10 सितंबर 78 पे मेरी शादी हुई थी। तो रवि जी तो अमृतसर से थे, बेसिकली इनका दिल्ली अमृतसर यहाँ बिजनेस था। मैं जम्मू से थी। और शादी के बाद मैं श्रीनगर चली गई, वहीं पे मेरी पोस्टिंग भी थी, ये भी श्रीनगर में थे। हम 82 तक वहाँ रहे थे। 82 के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़, तो हम चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ के बाद फिर दिल्ली गए। दिल्ली के बाद हमको हम लोग चले गए स्टाफ कॉलेज, तेजपुर चले गए। बीच में मेरे हस्बैंड को लंदन भी जाना पड़ा सैटेलाइट कोर्स करने के लिए। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको ऑनर भी किया हुआ है। ही वॉज ए वेरी यू कैन से सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। IIT दिल्ली के उन्होंने एमटेक करा हुआ है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc फिजिक्स किया हुआ था, टॉपर बंदा रहा है। स्टाफ कॉलेज विच इज़ ए $1 बिलियन क्वेश्चन, वो भी कोई मतलब A ग्रेड में करे, गोल्ड सील में करे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये जितने हाई अप्स हैं आप देखते हो डिफेंस फोर्सेस में जो ऊपर जाते हैं, बेसिकली उन्होंने स्टाफ कॉलेज का ही वो इतना ग्रेसफुली उन्होंने अपना एग्जाम कंडक्ट किया होता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन स्टाफ कॉलेज के लिए वेलिंगटन में लोग आते हैं। और वहाँ पे हर किस्म की न्यूज़ सेंसर होती है, न्यूज़ बाहर नहीं जाती। अच्छा। हमें भी कुछ पता नहीं था, हमें कोई राब्ता नहीं था किसी जगह से, बस अपने फौज की मौज की ज़िंदगी हम जी रहे थे और अपने काम कर रहे थे। तो इसके बाद बदनसीबी ये हुई
कि मैं 5 साल रही हूँ विदाउट पे लीव पे, छुट्टी लेके गई थी। मुझे थोड़ा नहीं कहूंगी, मुझे सच बोलने का नशा है, जुनून है। आप एक उस्ताद थी जी जी, महकमे तालीम में, हाँ जी, कश्मीर के हाँ महकमे जी, हाँ तालीम जी। में। जी हाँ। तो मुझे जुनून है, क्योंकि मुझे ये पता है, मेरे दिमाग में गूंजता रहता था, सागर से गहरा, आकाश से विस्तृत, सुंदर सिलोना ये मेरा चरित्र। अध्यापक बना हूं, पढ़ा हूं, पढ़ाया है, बच्चों का चरित्र बनाया है। लेकिन एक ऐसा समय आया जबकि उस्ताद ने ही चरित्र बिगाड़ दिया। योगदान उस्ताद का भी बहुत है इसमें। तो मुझे ये चीज हमेशा रहती थी, और मैं अपने टाइम की, मुझे आज भी मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब जानते हैं। आप यकीन मानिए, जब मैं मेरी एग्जाम में ड्यूटी नहीं लगती थी, कहते थे बड़ा फेयर एग्जाम होता है, इसका कोई टस से मस नहीं हो सकता, मैं चलती नहीं थी। मैं सिर्फ स्टेज पे विश्राम की पोजीशन में, एक सिपाही जैसे तैनात होता ना बॉर्डर पे, वैसे खड़ी रहती थी। कितना भी धुरंधर बच्चा हो, नकल नहीं बेचारा मार सकता था। श्रीनगर में आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी? अमीरा कदल हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो वहाँ पे मगरमल बाग में, वहीं पे हाँ, मेन रोड पे। हाँ जी, हाँ जी, तो वहीं पे आपकी ड्यूटी थी। किस साल से किस साल तक? मैं 78 से 82 तक रही हूँ वहाँ। 78 से 82 तक। हाँ जी, यानी कि शादी होने के फौरन बाद हाँ जी, ड्यूटी मेरी पहले ही मेरी डायरेक्टर्स ने ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऊपर वाले की दया से इतना नाम कमाया हुआ था। मुझे जो भी काम मिलता था, मैं बहुत ऑनेस्टली उस काम को करती थी। जब अच्छा सरंजाम होता था काम का, तो मुझे भी प्यार से हर एक बात मेरी भी मानी जाती थी, मुझे भी अकोमोडेट किया जाता था। और वहां पर मैं 11th-12th की 2 ही पीरियड लेती थी इंग्लिश के। हालांकि मैं आई वॉज नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने एमए तो किया नहीं था इंग्लिश में। लेकिन ताहिरा मैडम थी हमारी डायरेक्टर्स, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड को बोला तू इसको लेक्चर तैयार करा दिया। ताहिरा शाहमीरी? हाँ जी जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी तुम तैयार करा दिया करो। तो मैं नौकरी छोड़ रही थी, शादी जब मेरी तय हुई थी, उन्होंने ही मुझे एडवाइस किया था नौकरी नहीं छोड़नी। शायद उनको बड़ा एक्सपीरियंस था कई लड़कियों का, उन्होंने मुझे नौकरी नहीं छोड़ने दी थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उस वक्त अगर कोई लड़की स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी पोस्टिंग तो पहले श्रीनगर हो गई थी शादी के टाइम। मैं जब कश्मीरी जानती भी थी, कश्मीरी लड़की थी, तो वहां मुझे किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, तो मैंने भी किसी को कुछ, मुझे पता ही नहीं, मासूमियत में मेरा ये सब हुआ है। ये राज खुला है जब मेरे हस्बैंड की किलिंग हुई। अच्छा। कि ही वाज फ्रॉम पंजाब। अच्छा। तो ये कैसे नौकरी करती रही? तब तो किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता सब्जेक्ट है या नहीं है, किसी को मालूम नहीं, मुझे भी नहीं पता। वैलिड टिल मैरिज है मेरा स्टेट सब्जेक्ट। अच्छा। मासूमियत बहुत थी उस टाइम, जानकारी कोई नहीं थी इस बारे। इतना सब बच्चियों को इतना एजुकेट नहीं करते थे कि जरूर से अगर हिंदू लड़कियों को महाभारत नहीं पढ़ने देते थे, तो आप सोचिए कि वाकिफ होने देते किसी चीज से, घर वाले नहीं होने देते, मासूम ही रहे तो अच्छी है जी। तो उसके बाद मैं, जब ये मेरे साथ हादसा हुआ है, जब हमने दोबारा वेलिंगटन से पोस्टिंग मांगी है। रवि जी से कैसे राबिता हुआ था, कैसे इनकी शादी, क्योंकि वो अमृतसर के रहने वाले थे? जी जी जी, रवि जी के भी खानदान में ये पहला ही बंदा है। उनकी 3 पीढ़ियों का वो ब्यौरा निकालते थे, पहला बंदा जो डिफेंस फोर्स में गया, और व्यापारी लोग हैं ये। अच्छा। बिजनेसमैन है। लेकिन इन्होंने कहा कि
मुझे फौज में जाना है। तो इतने देखो, IIT दिल्ली का पढ़ा हुआ बच्चा और MSc फिजिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अच्छा। टॉपर, तो ऐसी क्या थी फौज में जाने वाली। लोग कहते थे यू फुल, व्हाई डिड यू जॉइन एयर फोर्स? He said I wanted to join, it gives me happiness। तो उन्होंने मेरे बुआ जी का कोई दामाद था, तो मेरे देवर के साथ उनका आपस में काफी था, हमारी फैक्ट्री का सामान वो लेते थे जी। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक लड़का फौज में है भाई, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की चाहिए। वो कहता अमृतसर की लड़की, अमृतसर में नहीं, मुझे शादी करनी। अच्छा। क्यों, सेंट स्टीफन का वहां का पढ़ा हुआ है वो, दिल्ली का। तो कहता मुझे लड़की कोई इस तरह की चाहिए जो फौज में भी एडजस्ट हो सके। वो कहने लगा हमारे भी खानदान में एक लड़की है जो कहती है मुझे शादी ही फौजी से करनी है। हालांकि उसकी लिए प्रपोजल डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के आए हैं, पर वो रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि मुझे फौजी से शादी करनी है। कह ले यार तू बात करा। वो बात इन शॉर्ट आई टेल यू कि वो मैच्योर हो गई बात। लेकिन हमारी फैमिली और उनकी फैमिली, वी वर नॉट एट पार विद देम बिकॉज आई वॉज 6 months व्हेन आई लॉस्ट माई फादर। मेरी माँ 24 साल की थी उस टाइम, जब उसने 4 बच्चे अपने रेज किए थे। किस तरह रेज किए होंगे, कैसे बच्चे बनाए होंगे, जो मैं आपके सामने एक नमूने के तौर पर सामने हूँ, एक मिसाल हूँ। तो उन्होंने, मेरी मदर ने मुझे कहा भी, मुझे समझाया कि डॉक्टर जो है वो फुटपाथ पे भी बैठ जाए, रात को 2000 रुपया छोड़ता नहीं है। तो मैंने कहा भाई ड्राइवर भी हो, कहती जहाज का ड्राइवर हो, ट्रक का हो, बात तो एक ही है। मैंने कहा माँ तेरे लिए एक होगी, लेकिन वर्दी पहनी होनी चाहिए, चाहे ट्रक का ही ड्राइवर हो। तो उसने देख लिया कि ये बच्ची नहीं टस से मस हो रही है, मना रहे हैं, मानती नहीं। अल्टीमेटली इनके साथ हो गया हमारा मैच्योर रिश्ता और शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं श्रीनगर गई तो बड़ा वेलकम मिला, बहुत सुंदर वेलकम देते हैं ये न्यूली वेड लड़की को। फौज में यही है और कुछ लेडी वाइफ इज पैम्पर्ड लाइक एनीथिंग। अच्छा। खूब बैंड बाजे, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है, उसको रिसीव ही ऐसे करते हैं। और बाद में अच्छा लगा मुझे फौज में भी। तो मेरे हस्बैंड ने देखा भाई है तो कस्टोडियन के मकान में ये लोग रहते थे, बैकग्राउंड इस तरह की है, शी लॉस्ट हर फादर, बट मैनरिज्म्स में और जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और टेबल मैनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो फौज में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो उनको लगता था कि ये सब इससे, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पहले पढ़ाया हुआ है यहाँ जम्मू में जी। वो भी मेरी जिद थी कि मैंने नौकरी करनी है वहाँ। मैं पढ़ी हुई बाजार साबा स्कूल की हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की, पर उसी टाइम मैंने प्लेज करा था मैट्रिक में कि मैं जब मुझे मौका मिला मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में जरूर नौकरी करूँगी। कोई मन में कोई रिवेंज था तो उसके लिए मैंने वहां पे भी नौकरी की। बच्चों को कई बार जिद हो जाती ना किसी बात की, तो इस तरीके से उन्होंने देखा भी इसको सब कुछ आता है, फ्लोर पे डांस भी करना आता है, और अगर गोबर की लिपाई करनी हो तो उसमें भी शी स्टैंड्स फर्स्ट। एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं कहती हूँ कि आज की डेट में अगर किसी को मैं बार बार श्रेय दूं तो अपनी माँ को मैं रोज नमन करती हूँ कि माँ तेरा भला हो जिसने मुझे ऐसे रेज किया। मेरे भाई का भी बहुत योगदान है मुझे रेज करने में, लेकिन एनसीसी ने मेरे रगों में कोई ऐसा खून पंप कर दिया हुआ है कि मैं कर्मठ बन गई, बहुत कर्मठ जी। तो वो कर्मठता मेरे बहुत काम आई। जब रवि जी की ये किलिंग हो गई तो उसके बाद तो मतलब ये कहिए उससे कितने साल पहले आए थे वापस बाहर से आप? 9 महीने पहले। अभी हमारा सामान नहीं खुला था। मीन्स के 1989 में इनकी पोस्टिंग श्रीनगर में थी। जी जून में। तो आप लोग आई श्रीनगर, तो वहां पे कहाँ पे ठहरे, रिहाइश कहाँ पे थी? पहले तो मेस में रहे, उसके बाद फिर रावलपुरा में ही हमने एकोमोडेशन ले ली थी। वहाँ कोई मिस्टर चौधरी थे उनके यहाँ, तो डॉक्टर चौधरी है ना उनके साथ ही, डॉक्टर चौधरी थे उनके साथ ही वहाँ रैनावाड़ी में मालिक मकान रहते थे जी हाँ। तो उनका किराए पे ले लिया था हमने। तो अभी हमारा सामान तो मेस में पड़ा था जी, खोला भी नहीं था हमने पूरा सामान। और बच्चे बहुत छोटे थे जी। एक बच्चा मेरा उस टाइम 4th में पढ़ता था, दूसरा 2nd में, 1st में पढ़ता था, 2nd में गया। जब ये बात हो गई तो मेरा बड़ा बच्चा 5th में आया था, छोटी बेटी मेरी 2nd में आई थी। वो यहाँ केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर में
जगमोहन जी को रिक्वेस्ट करके मैंने उसी टाइम उनको बोल दिया था कि अब उन्होंने मुझे जब पूछा बेटा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैंने उनको कहा कि नाउ आई हैव टू ब्रिंग माय चिल्ड्रन लाइक ए वॉचमैन, तो मेरी तो एक गांधीनगर हाई स्कूल में पोस्टिंग कर दी जाए, दूसरा मेरे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, वो पढ़ते थे वहीं केंद्रीय विद्यालय में। कहाँ पढ़ते थे बच्चे? जम्मू में पढ़ते थे? नहीं, श्रीनगर केंद्रीय विद्यालय में। श्रीनगर केंद्रीय विद्यालय, एयरफोर्स स्टेशन, वहीं पे एयरफोर्स स्टेशन। हाँ जी। तो उनकी भी पोस्टिंग होगी। मेरी पोस्टिंग के टाइम पे उनको पता चला कि ये लड़की तो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है जी, तो बहुत परेशानी हो गई सबको। एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे प्लॉट भी अलॉट कर दिया था, तो ये तो डाइजेस्ट होने वाली बात ही नहीं थी। 1 कनाल का प्लॉट, और वो भी इतनी प्राइम लोकेशन में। ये मुझे करोड़ों रुपए नहीं मिले हैं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगी ना। मुझे उस टाइम जो इंश्योरेंस थी एक फौजी की 3.25 लाख रुपया, आज आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, 3,15,000, और एक्सग्रेशिया 1 लाख रुपया। थोड़ी देर में आएंगे इस तरफ हम। हाँ जी, थोड़ी देर में आएंगे। कोई बात पहले ये जानना चाहेंगे कि आप रावलपुरा में रहने लगे डॉक्टर के.एल. चौधरी के घर? हाँ जी, हाँ जी। तो आप उनके साथ पड़ोस में, उनके पड़ोस में एक घर में रहे? हाँ जी। वो मुस्लिम फैमिली थी? नहीं, पंडित, कश्मीरी पंडित। ये रावलपुरा में जो स्पॉट है जहाँ पे ये हुआ, ये मैसेकर जो यहाँ पे हुआ, वहां से कितना दूर था ये मकान? नहीं, कुछ नहीं, पहाड़ी के ऊपर था। अच्छा। मैं अपने घर से जब मैंने फायर का आवाज सुनी है तो मैं ऊपर गई हूँ। अच्छा। ऊपर चढ़ के गई हूँ तो सड़क थी सामने। अच्छा। नीचे मेरा घर है, पहाड़ी के नीचे। इतना ही था। ये पहाड़ी तो आगे है रंगरेट में? नहीं, हाँ। वही सड़क की जो पहाड़ी में कह रही हूँ ना, सड़क चढ़ने वाली पहाड़ी, थोड़ा सा मेरे लिए ढलान या चढ़ाई। तो वहां पे मतलब जहाँ पे वो रावलपुरा का हायर सेकेंडरी स्कूल, उससे उसके आसपास रावलपुरा का हायर सेकेंडरी स्कूल तो वहां पास में मुझे याद नहीं है कुछ भी। रावलपुरा वहां पर बीए खान साहब, ये सब लोग वही उसी लाइन में रहते थे जी। मतलब ये अक्रॉस, मतलब हाँ जी, मेन रोड पे, क्रॉस करने से पहले। हाँ जी। तो एग्जैक्टली वाकया कहाँ पे हुआ? ये वाकया वहीं पे हुआ, रावलपुरा में। हीरो होंडा पे 2 लड़के आए हैं। तो वैसे तो मतलब ये जो राउंड अबाउट था वहां पे, एनीवे अब वो है नहीं वहां पे उस तरह से, अब नहीं। तो उससे उसको क्रॉस करने से पहले उस जगह पे जहाँ पे दुकानें हैं, कहीं उस दुकानें नहीं है, कोठियां हैं वहां, कोठियां हैं। हाँ जी। तो वहां पे हुआ? हाँ जी। अच्छा, कोठियां हैं। जब मैं गई हूँ तो मुझे तो कोठियां ही याद है जी। और मेरे हस्बैंड गए, रोज चले जाते थे 4 बजे सुबह जी। तो उस दिन गए हैं 7:05 पे जी। लेकिन उस रात पहले मस्जिद में हा हुल्ला हुआ था, बड़ी थालियां बजी थी, अनाउंसमेंट्स हुई थी, लोग बड़े घबराए हुए थे। तो हमने भी जाना था, मेरे सामने कश्मीरी रहते थे, मैंने उनको, बड़ा प्यार था मेरा मोहल्ले में, मैंने उनको कहा कि हमको भी अब चले जाना है, वी आर इन रो, हम भी लाइन में हैं, हमें घर में अलॉट हो रहा है। तो उन्होंने कहा अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तो मेरे हस्बैंड सच अ काइंड हार्टेड पर्सन बोले बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, विल नॉट मूव, इस तरह देखेंगे, जाने की जरूरत अभी नहीं है। आज ही एकदम भाग के अंदर जाने वाली बात कोई नहीं है। मकान अलॉट हुआ था या नहीं, ऐसे ही बताया था? नहीं, जाना उस दिन अंदर जाना था, अलॉट होने, हमारी जगह दूसरे को अलॉट हो गया, बाद में मुझे पता चला है। अच्छा, अलॉट होना था हमको, वो जाना चाहिए था 25 तारीख तक जी। हाँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कोई स्क्वाड्रन लीडर राव थे, कोई ब्लू आइट थे हमारे स्टेशन कमांडर के, उनको आउट ऑफ द टर्न दे दिया गया था, मुझे नहीं दिया। अच्छा। हमें नहीं मिला। खैर, तो जब हम लोग ये गए, कहने लगे अच्छा शालू मैं जा रहा हूँ, मैंने इनको कहा कि देखो कॉल आई हुई है, देयर इज अ थ्रेट टू द यूनिफॉर्म, यू प्लीज डोंट गो टुडे। अच्छा, क्रिकेट टीम ही तो भेजे नहीं है, ही वाज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर। बोले कि नहीं, वी हैव प्लेड, और सिपाही का कर्म है अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। उस दिन आर्म ड्यूटी पे जाना था या किसी इवेंट के लिए जाना था? नहीं, इवेंट के लिए ही जाना। अच्छा, कौन सा इवेंट करना था? स्पोर्ट्स के लिए टीम को भेजना था। अच्छा। 25 जनवरी को। तो ये गए हैं, तो थोड़ी देर में, मैं वैसे बर्फ पड़ रही थी, इनको मैंने भेजा, तो ये भी पहाड़ी चढ़ के चले गए। तो थोड़ी देर के बाद, कोई 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद
मुझे बड़ी तेज आवाज आई, जैसे कोई लड़ी पटाखों की चलती है ना। तो मैं अपने एटिक पे चली गई देखने के लिए कि ये क्या हुआ है। सामने सड़क पे देखती हूँ, बहुत ऊंचा 3 मंजिल है, उसके ऊपर जाके मैंने देखा कि एक फौजी गाड़ी खड़ी है, कुछ लोग खड़े हैं। तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो अभी गए थे, माथा ठनका, रात को ये हल्ला गुल्ला हुआ है। तो मैं अपने बच्चा मेरे पास था एक, मैंने उसको कहा बेटे पूरन तू रुकना, मैं जरा देख के आती हूँ। मैं ऊपर गई, ये रोज ऐसे ही जाते थे? हाँ जो जी। हाईवे बाईपास से वहां पे फिर हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी हाँ, आती थी, प्रेस्क्राइब हाँ, स्टेशन होता है हाँ, इनका, उनको बस स्टैंड, पिकअप करती थी गाड़ी। ऑफिसर्स को अलग जगह से, और जो मैन होते थे ना, इनको दूसरी जगह से। 2 किलोमीटर का फर्क होता है जी। लेकिन प्रोटोकॉल ये है, ऑफिसर्स की गाड़ी अलग होती है उनकी, क्योंकि इन लोगों का आपस में थोड़ा सा फर्क तो रखते हैं कि आपस में मिक्सअप इतना नहीं होना चाहिए, जी हाँ, जो तरीका है। तो वहां पीछे ये लोग कोई 24 लोग खड़े थे, जिसमें 21 लोग जख्मी हो गए थे, 3 मारे गए थे। 3 जब मारे गए हैं तो उस टाइम पेट्रोल टैंक खड़े थे पास में जी। लोगों ने पेट्रोल टैंक को वो आग दिखा के स्टार्ट किया होगा। इनको आवाज फायर की नहीं आई है, जो बाद में पता चला है क्यों नहीं आई। इनके साथ एक ऑफिसर था, फ्लाइंग ऑफिसर BR शर्मा। BR शर्मा साहब थे, वो रैंक्स से अब उनको ऑनरेरी ये ऑफिसर रैंक मिला था जी। तो वो कहते हैं खन्ना भाई ऐसे हुआ है कि ये कॉल आई हुई है, देयर इज थ्रेट टू द यूनिफॉर्म। कहा कि सर ऐसी क्या, वो सीनियर थे तो उनको, मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ नहीं था। उनको कहते सर देखिए हम सिपाही हैं, कोई बात नहीं, सिपाही निहत्था मान नहीं है, हमारे हाथ में ब्रीफ केस है, सब कुछ है, मैं निशाना खराब करूंगा, स्पोर्ट्स मैन हूँ। पर उनके ना फ्रोजन शोल्डर हो रखा था, अच्छा, बाएं हाथ, काफी तकलीफ थी उनको। बात ऊपर वाले ने उनको पहले दिमाग में डाल दी थी। इतने में ये यासीन मलिक किसी और के साथ आता है और वो उनको हीरो होंडा पे आके नटीपुरा का रास्ता पूछता है। मेरे हस्बैंड बड़े क्लोज रेंज से, बड़े प्यार से उसको नटीपुरा का रास्ता हाथ से दिखा रहे हैं। उसने अपने फेरन से गन निकाली तो उनके एब्डोमेन पे बड़े क्लोज रेंज से, जैसे मैं और आप बैठे इतने रेंज से गोली मार दी। जब गोली लग गई तो इन्होंने ब्रीफकेस से, उसका ब्रीफकेस को भी गोली लगी हुई है, ब्रीफकेस से उसका निशाना पकड़ा तो ऐसे ही हुआ था, तो गोली लगने के बाद भी इन्होंने उसका निशाना खराब किया है करके, तो उसको स्कफल करके ग्रैब कर लिया, उसकी गन ऊपर कर दी है और पूरी गन खाली कर दी है। ये आपने किसी से सुना बाद में या देखा खुद? ये आपने सुना किसी से? वहीं पे हुआ है, सब सुना है मैंने, लेकिन जब तड़ 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 आवाज आई है ना, वो वही आवाज थी। अच्छा। तो पीछे से फायरिंग की आवाज आपने सुनी? मैंने सुनी। अच्छा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे पटाखों की इतनी लंबी कि अभी ये हुई है, इसके बाद एक और आवाज आई है। अच्छा। उसके बाद ये स्कफल कर रहे थे, इन्होंने आवाज दी शर्मा सेव योरसेल्फ। उसको बचाने के लिए बंदे का एक गोली लगने पे भी दिमाग चला है, उन्होंने उसको ग्रैब किया है और उसकी गन जो है हवा में खाली कर दी है। क्योंकि रवि बहुत लंबे थे, यासीन मलिक लंबा ऊंचा तो है नहीं, छोटे कद का आदमी है। वो जो दूसरा बंदा आ रहा था, उसने पीछे से इनको बस्ट मारा है पूरा मैगजीन का, तो 27 गोलियां 28 गोलियां उसमें से भी लगी। ये सिर्फ 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे या ये 2 थे, बस ये 2 थे। पीछे से एक एम्बेसडर गाड़ी आई है। अच्छा। मैंने उनको देखा है जब ऊपर से एटिक से, मैंने जब मैं कहती हूँ मैं गई हूँ, मैंने गाड़ी देखी है। अच्छा। मैंने उस टाइम गाड़ी नहीं पहुंची हुई थी, काली गाड़ी देखी है मैंने एम्बेसडर। लोग रवि के इर्द गिर्द, जैसे वो मुझे अभिमन्यु का दृश्य नहीं भूलता है,
मैंने भी महाभारत देखा है, जी। अभिमन्यु पड़ा हुआ है, हम्म। तो जो कौरव है वो नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अच्छा। इसी तरह ये कौरव खुशी मना रहे थे उस दिन, हम्म। तो वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, हम्म। खुशी मना रहे थे। तो मैं कहती हूँ पता नहीं ये क्या हुआ है। मैं जाती हूँ आगे, देखती हूँ मेरे हस्बैंड का ब्रीफ केस, मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड तो चले गए होंगे किसी से लिफ्ट लेके। हम्म। इसी गुड ह्यूमर में चलती गई, आगे गई हूँ तो देखती हूँ उनका ब्रीफ केस पड़ा है, उसको गोली लगी है। तो मेरा माथा ठनका। तो उनको उठा के ले गए थे उस वक्त, जिस वक्त आप वहां पे पहुंचे? नहीं, अच्छा, अभी वही हैं? पड़े हुए हैं, सारे पड़े थे? मेरा वेट किया उस बंदे ने पूरा। अच्छा। मैं गई हूँ वहां, मैं आपको अपनी लाइफ जो मैंने बिताई है ना उस बंदे के साथ, 11 साल जिंदगी जी हूँ। मुझे कोई पूछता है ना तो मैं ऊपर वाले को सामने रख के ये बात बड़े दावे से कहती हूँ, मैंने 11,000 साल जिंदगी जी है, इतनी खूबसूरत जिंदगी जो अभी भी जी रही हूँ, उसी के साथ जी रही हूँ मैं। तो मैं जब वहां गई तो देखती हूँ कि रवि की राइट टांग लंबी है, लेफ्ट उसके ऊपर फोल्ड हो रखी है, हाथ दोनों उसके कोट परगा के ऊपर है, लेफ्ट आंख उसकी बंद है और राइट आंख उसकी मेरे देखते देखते बंद हुई है। वो जैसे इंतजार कोई कर रहा होता है उस टाइम बंद होती है। मैं घबरा जाती हूँ, मुझे ना कुछ नहीं दिखाई दिया, वो कोट परगा से मुझे पीछे वाला पूरा ब्लड दिखाई नहीं दिया। तो मैं कहती हूँ ये पता नहीं क्यों बेहोश हो गया। मन में शर्म करती हूँ कि मैंने फौजी से शादी की है अपनी मनपसंद की, तो ये तो एक एब्डोमेन में गोली दिख रही है, एक गोली लगने से ये बंदा गिर गया है, हमारे बॉर्डर कैसे बचेंगे। बड़ी मुझे आत्मग्लानि होती है, पर कहती हूँ बड़ा माइल्ड है ना ये, पता नहीं बेहोश हो गया है। तो मैं सबको कहती हूँ कि वो एक गाड़ी मैस्टर जो थी वहां पे, उस गाड़ी को वो वही खड़ी है, इतने में एयरफोर्स की गाड़ी भी वहां खड़ी है, एयरफोर्स की भी गाड़ी खड़ी है, वो पहुंच गई थी 7:10 7:15 पे, 5 मिनट लेट पहुंची है। मैं एम्बेसडर से पकड़ के, ये गाड़ी पहुंच भी गई थी जो उनको पिकअप लेट पहुंची है। हाँ, थोड़ा सा लेट, हादसा हो गया, हादसे के बाद पहुंची 5 मिनट। तो मैं उनको पकड़ के निकाल रही हूँ, तो एक एयर ओपी का ऑफिसर था मेजर, तो उसने शायद देख लिया था कि ये मिलिटेंट से अंदर, तो मैडम खन्ना को समझ नहीं है इस टाइम, पागल हो गई है। तो वो मुझे कहता होल्ड मिसेस खन्ना, देयर विल बी अ मैसेकर, व्हाट आर यू डूइंग, होल्ड। तो मैं उनको कहती हूँ बाहर निकलो, मेरे हस्बैंड सीरियस है, मुझे बदामी बाग हॉस्पिटल पहुंचाना है इनको। वो कहता अभी पहुंचाते हैं। तब तक फिर बाद में वो गाड़ी तो उन्होंने निकाली, क्योंकि उनको खतरा था और फौजी ना मारे जाए, और हीरो होंडा भी चला गया, ये भी चले गए। तो इतने में एक शक्तिमान आया है, मेरे हस्बैंड को 9 लोग नहीं उठा सके, पर मेरा दिमाग नहीं काम करा कि ये ही इज नो मोर, तभी नहीं उठा सके। मैं भी उम्र की इतनी थी नहीं, मौत मैंने पहले देखी नहीं थी। तो उसके बाद जब ये लेके गए वहाँ बदामी बाग, तो मुझे बस में बिठाया, तो मैं अपने ईश्वर को हाथ जोड़ रही थी, जो एक कोई कर सकता है उस टाइम। तो बाद में बस वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि वो हमारे एक फ्रेंड है विजय कोहली, जिनका गुपकार रोड पे वो फर्निशिंग का बिजनेस था, तो वो हमारे पुराने दोस्त थे। तो स्टेशन कमांडर ने उनको पहचाना ऐसे था कि दिसंबर में 25 दिसंबर में वो हमारे साथ पार्टी पे गए थे, हमारे गेस्ट। तो उन्होंने कहा वो लोग आए थे, उनको इन्फॉर्म करो कि ऐसे हो गया है, हु विल गो एंड ब्रेक द न्यूज टू द लेडी। तो वो मेरे पास आए थे, उन्होंने जब मुझे मिले और बताया मुझे ऐसे हो गया है। उसके बाद का मैंने बड़ी बार ये बात बताई हुई है कि वो बेचारा मुझे पूछ रहा था, मेरा घर का नेम निक नेम बेबी है, कहता बेबी रवि इज़ वेरी सीरियस, तो कैसे खबर पहुंचाई जाए सबको। तो सीरियस है, खबर पहुंचाई जाए, सीरियस है तो खबर पहुंचाने वाली क्या बात है, सीरियस है तो उसको ट्रीट करो, ट्रीट होगा तो खबर पहुंच ही जाएगी घर में जब मैं जाऊंगी। तो मुझे उसकी बात और शक्ल से हट पड़ा। मैंने कहा विजय, आई एम नॉट अ फूल, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। कहता तुम बताओ क्या करें। मैंने कहा स्टेशन कमांडर अमृतसर को इन्फॉर्म कर दो, वो ये उनके घर का एड्रेस है, जाके पता दे देंगे। मेरे जीजा जी एमटी में, दिल्ली एमटी में बीएसएफ में है, उनको मैसेज कर दो। मेरा भाई ट्रैफिक पुलिस में है डीएसपी, तो उनको हॉटलाइन से मैसेज दे दो, कंट्रोल रूम में, उनको भी पता चले। बाकी मीडिया फ्लैश कर दो। तो ही वॉज एस्टॉनिश्ड, किसका दिमाग काम कर रहा है। ये आप थे 92 बेस हॉस्पिटल में इस वक्त?
आर्मी के हॉस्पिटल में थे मैं या एयरफोर्स के? नहीं, मैं वही बेस हॉस्पिटल में आर्मी के? इनको पहुंचा दिया था। अच्छा लेकिन मैं किसी कर्नल के घर में मुझे बिठा दिया था बुखारी के सामने। अच्छा, वहां पे हाँ जी, कैंटोनमेंट में, कैंटोनमेंट बादामी मुझे, बाग हाँ जी, ठीक। बदामी बाग में मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे बार बार बेहोशी का, पर बेहोश मैं नहीं हुई। अल्टीमेटली दे रेज देयर हैंड्स, बोला कि भाई ये फैटल हो जाएगा, इसको कोई असर नहीं हो रहा, तो अब इसको इंजेक्शन भी नहीं देने हैं, हमने एनफ कर दिया अब जो करना था। बस उसके बाद का सबको पता ही है। बच्चे वो पहली 26 जनवरी थी हिंदुस्तान की, जो मनाई नहीं गई थी, सिर्फ परेड हुई थी। जिस वक्त आप श्रीनगर में थे कुछ वाक़ात हुए थे। जी सबसे पहला वाक़ा अगस्त में हुआ था, मोहम्मद यूसुफ हलवाई का, जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, जिसको डाउनटाउन श्रीनगर में मारा गया था। जी 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 उसके बाद 9 सितंबर को टिकलाल टपलू का मर्डर हुआ था, जी और उसके बाद 4 नवंबर को मेरे ख्याल से जज जो नीलकंठ गंजू थे उनका मर्डर था। कुछ हुए थे। ये पहली बार था दिसंबर में और जनवरी में कुछ लोग एक एक करके मारे गए थे, बट दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एज मेनी एज 4 पीपल वर किल्ड, दिस सॉर्ट ऑफ अ मैसेकर, मतलब जिसमें एक से ज्यादा लोग मरते। ये पहला वाक़ा था कश्मीर की हिस्ट्री में ही, ये पहला वाक़ा था जो 25 जनवरी 1990 को वहां पे रावलपुर में हुआ, जिसके आप शिकार वहां पे हुए। कोई आइडिया था आप लोगों को कि इस तरह की यहाँ पे मिलिटेंसी यहाँ पे आ रही है? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वेलिंगटन में भी न्यूज सेंसर होती है, हमें कुछ पता नहीं था। मैंने कईयों को ये बात बताई है। इस शहजादा यास्मीन मेरी एक टीचर थी, वो इधर जवाहर नगर में रहती थी जी, तो बाजार सामान स्कूल में ही मेरी इंग्लिश टीचर थी, बड़ा प्यार करती थी मुझे। जब मैं शादी के बाद गई तब भी उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, और मेरी पोस्टिंग भी बड़ी अच्छी जगह लगाई। वो एजुकेशन ऑफिसर थी उस टाइम। बाद में जब मैं उनके पास वेलिंगटन के बाद गई तो वो बेचारी रो पड़ी चाय पिलाते हुए। तो कहती तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुमने बहुत गलत काम किया है, इसको क्यों लेके आई हूँ यहाँ पर, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमने तो चॉइस पोस्टिंग ली है, हमें क्या पता। कोई आइडिया नहीं था? नहीं, कोई आइडिया नहीं था। तो कहने लगी कि अब उनको समझ नहीं आई। तो मुझे भी इतना, क्योंकि मैंने बीएड करी है श्रीनगर में ही, बीएड कॉलेज में, तो उस टाइम भी कई बातें मुझे अटपटी लगती थी। गांव के जो बच्चे आते थे, जो लोग थोड़ी बहुत कश्मीरी में समझती थी, मुझे समझ आती थी कई बातें, तो मुझे नहीं लगा कि ये इस कदर अंदर आग जल उठी हुई है कि भयंकर रूप ले लिया हुआ है, हमें नहीं समझ आई। और फिर उसके बाद जब ये मेरे साथ हो ही गया, उनको भी बेचारी को पता चल ही गया होगा, तो उसके बाद तो फैज साहब आपको क्या बताऊं मैं कि कोई अंत हिसाब नहीं है कि मिलिटेंट्स तो मेरा ख्याल एक बार मारते हैं, हुकूमतें बार बार मारती हैं, बड़ा मारती हैं। अब कोई दशरथ माझी जैसा ढीठ हो, सड़क बना के छोड़नी है। कोई हमारे देश के जो वीर योद्धा हुए हैं, जो मेरी रगों में दौड़ते हैं बचपन से, मेरे आइडल रहे हैं, भगत शहीद सिंह, मेरे रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी झांसी, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस। मैं जवान हुई नहीं थी। जो इनके बाकी साथी थे, कॉर्पोरल डीबी सिंह और ये जो उदय शंकर, हाँ जी, कॉर्पोरल, और एलएसी एजाज अहमद नाम था या आजाद कुछ नाम था उनका, तो ये भी थे। ये भी बाहर के ही थे सारे जी। कोई कन्याकुमारी का था, कोई कर्नाटका था, कोई तमिलनाडु का था। लेकिन उस टाइम ये हुआ था
कि कह रहे थे कि फ्यूनरल यहीं पे होगा। हालात कुछ ऐसे थे। फिर क्या हुआ, हुआ वहीं पे या नहीं? नहीं, मैं अड़ गई थी। अच्छा। जिनका बच्चा है मुझे वापस लेके जाना है। मैंने जगमोहन जी से कहा था ये हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन डज नॉट राइज। उन्होंने देखा, देखने में बड़ी सीधी सादी लड़की लगती है, होशो हवाश में बात कर रही है। तो उन्होंने फिर ये, जो मैं पहली लेडी हूँ जो कि इंडियन एयरफोर्स के उस एयरक्राफ्ट में साथ आई, नहीं तो नंबर 1 लेडी के अलावा कोई लेडी नहीं उस जहाज पे चढ़ सकती। मेरी टिकट इंडियन एयरलाइन से हो रखी थी। बाद में इन्होंने कहा कि शी विल कम अलोंग द बॉडी। मेरे साथ 2 डॉक्टर भी भेजे गए थे। श्रीनगर से कहाँ गए, जम्मू या अमृतसर आए। हाँ जी। तो एयरफोर्स के जहाज पे? हाँ जी, एयरफोर्स के। श्रीनगर में कोई मिलने के लिए आया है श्रीनगर अधिकारी में से, गवर्नर जगमोहन या कोई और? नहीं, जगमोहन जी तो आए। वो मैंने वो जगमोहन जी जिधर से मेरा सारा पेंशन केस खराब हुआ है, जगमोहन जी आए। वो तो विजय ने जब उनको मैसेज, उन्होंने कहा तू किसी को मिलना चाहती है? मैंने कहा मैं आई वांट टू मीट हिज एक्सलेंसी द गवर्नर जगमोहन जी। तो वो स्टेशन पे आ गए। स्टेशन कमांडर अंदर चाय पी रहा था अपने वहां पे। तो उनको जब खबर मिली गार्ड रूम से कि वो हिज एक्सलेंसी हैज अराइव्ड, तो उनको हशअप करना पड़ा। तो थोड़ा हड़बड़ाहट में गुस्सा भी आ गया होगा कि लेडी व्हाई डिडंट शी आस्क मी, मैं अपने तरीके से बुलाता। तो उन्होंने, जगमोहन जी ने, दूरदर्शन वाले भी आए थे। बाद में लस्सा कौल जी की हुई है, गोविंद राम की भी बाद में हुई है, और जो HMT का जो मनचंदा की भी बाद में हुई है, काफी लोगों की। तो वो ये मेरे पास आए थे, तो मैंने दूरदर्शन पे अपना पैगाम दिया था जी। कि मैं भी आपकी कश्मीरी बेटी हूँ, विदाउट राइम एंड रीजन दिस ब्लड शुड नॉट फ्लो ऑन रोड साइड, और नालियों में नहीं बहना चाहिए। जैसे मेरे 2 बच्चे मासूम बेचारे को इस तरीके से यतीम कर दिया है विदाउट एनी राइम एंड रीजन, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो ये वाक़या होने के बाद आप वापस उसी मकान में चली गई जो रावलपुर में आपने किराए पे लिया था? नहीं, मुझे स्टेशन ले गए थे उसी टाइम। स्टेशन उसके बाद आप उस मकान में नहीं गई? नहीं, उस मकान में नहीं मैं गई। उसके बाद नहीं गई? नहीं, मेरा सामान तो आया है, लेकिन खुद नहीं गया? खुद नहीं गई। स्टेशन गई हूँ। मुझे उसी दिन उनके साथ ही स्टेशन बॉडी को ले गए हैं। तो मुझे स्टेशन, वो तो हॉस्पिटल में ही होगी, मुझे स्टेशन ले गए हैं। तो स्टेशन में ही जगमोहन जी मुझे मिलने आए थे, और वहीं पे दूरदर्शन वाले आए थे जो मेरा पैगाम लिया उन्होंने। तो वो रिलीज शायद नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी कि कहीं तो मैंने गलत बात नहीं है। आप लोग भी अपनी जुबान में यही कहते हो कि हमें नमक की अदायगी करनी चाहिए। हम कोई कुत्ते से भी गए गुजरे थोड़ा है, वो भी करता अपने मालिक की वफादारी करता है। तो मेरे मुंह से निकला होगा भाई 40 साल नमक खाया है, तो कम से कम उससे तो गए गुजरे नहीं है ना। तो ये इस बात पर शायद हालात ऐसे थे जो नहीं हुआ। वैसे माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में पेज नंबर 25 में जगमोहन जी ने मेरा पूरा रेफरेंस दिया है जो उन्होंने देखा है। उस टाइम उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला बेटा अगर तू इस जन्म में मेरे घर में पैदा होती तो मैं धन्य हो गया था, तो अभी मैं तेरे को अपनी बेटी मानता हूँ, मेरे से जो बन पाएगा मैं तेरा करूंगा। और सच मानिए मेरे बच्चों की शादियों में भी आए हैं वो, उन्होंने मेरे साथ वही किया है जो माँ बाप अपनी बेटी के साथ करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इनमें से कोई आया? कोई नहीं आया। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई नहीं आया। फौजी मरने के लिए पैदा होता है, यूनिफॉर्म इज ए कॉफिन, उसको ये एहसास कराया जाता है कि तुमने कॉफिन पहना था, सो व्हाट इफ यू आर किल्ड। मुझे तो ये बात कहने में, हाँ, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने इस हादसे के बाद रोजा पिक्चर देखी थी जी, और सोनिया जी का भी कुछ निकला था, तो मैंने कहा भाई मेरी क्रूसेड के सामने मैं तो सबको अदना मानती हूँ, मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है जी, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब मेरे बचपन के राखी टीका भाई हैं, उनके बड़े भाई गुलाम कादर भट्ट साहब, मैं उस टाइम कोई 11-12 साल की बच्ची थी, किश्तवाड़ में मेरी मदर की पोस्टिंग थी, वहीं हम इकट्ठे रहते थे। तो रमजान का महीना था, वो सिगरेट बहुत मेरा भाई पीता था, उसको अल्सर था, मुझे बड़ा दुख लगता था, छोटी थी मैं। उसका रमजान के महीने में छुड़ाने के लिए भाभी गई हुई थी सहरी खिलाने के लिए, मैं उसको 4 बजे उठ के सहरी खिलाती थी।
मेरी माँ गुस्सा करती थी, लोग बुरा क्या मानेंगे। मैंने कहा मैं लोगों को क्या जानती हूँ, ये मरने से बच जाना चाहिए, इसके बच्चे छोटे हैं। मुझे सीधी बात आती थी करनी। तो वो जब उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया, अभी तक रिश्ता निभाया है। गुलाम नबी साहब ने अपने भाई के प्यार में मेरे साथ बहुत सुंदर रिश्ता निभाया है, मैं सच कहती हूँ, खानदानी लोग हैं ये। जी हाँ। लेकिन मैंने भी उससे खैरात कोई नहीं मांगी अपने भाई से कि तू आउट ऑफ द वे। भाई मुलायम सिंह यादव थे उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर, हमारे राजा रमन्ना साहब थे। आप मेरे से लिस्ट लीजिए एक एक बंदे की, कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, कितने प्रेसिडेंट आए हैं, कितने डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, कितने होम मिनिस्टर आए हैं। क्या क्या हिंदुस्तान में उस वक्त गदर नहीं मचा है, क्या नहीं हुआ। मंडल कमीशन हुआ, उसका उत्पात ही मचता रहा, आए दिन कुछ 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 होता रहा। लेकिन गवर्नमेंट ये है कि जो हुकूमतें चाहती हैं वही होता है। गवर्नमेंट चाहती थी अपना उल्लू सीधा करना, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मैं यहाँ पे जरा शर्म नहीं करूंगी, हमारे जो सीरीन साहब थे वो भी ब्लू आइड थे कांग्रेस के, इसीलिए वो चीफ ऑफ एयरफोर्स तक गया। वो बंदा जो अपनी फैमिली में प्रोटेक्ट, जिसको लॉ का नहीं पता, व्हेन नागा मिजो मिलिटेंट्स कैन बी रिहेबिलिटेटेड, व्हाई कांट दीस डिफेंस फोर्सेस, व्हाई कांट एयर फोर्स पीपल। वेस्टर्न कमांड से 14 नवंबर 89 को एक पैम्फलेट निकला था, any untoward occurs on the way by the militants, by the smugglers or by the antisocial elements, the deceased family will be given last pay drawn till death. Why I was refused? Why I had to go to the court? इस बात के बावजूद कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन उस वक्त थी, मैंने बता दिया कि एक आध दुकान लोग मारे गए थे, लेकिन एक वाक़या हुआ, जो ही जगमोहन जी आए तो उन्होंने चार्ज संभाला। उसके 2 दिन के बाद 21 जनवरी 1990 को गांव कदल मैसेकर उसको कहते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। एक जुलूस में आ रहे थे और वहां पे फायरिंग हुई, उसमें ये लोग मारे गए। वहां पे एक बड़ा वाक़या हुआ था। इसके बाद इसी के साथ जो 25 का है, इसी के साथ काफी तनाव था श्रीनगर शहर में, पूरे कश्मीर में। 26 जनवरी पहला रिपब्लिक डे वहां पे होने वाला था, जिसमें लग रहा था कि कोई परेड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसी के साथ हंदवारा में एक और इंसिडेंट हो गया, 25 और 26 को ही हो गया वो वाक़या। तो केंद्रीय सरकार और उस वक्त की जो जगमोहन जी की सरकार थी, यह तो काफी उस वक्त मसरूफ थे। लेकिन क्या कोई बयान सामने आया प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की तरफ से, होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से, इस पे उन्होंने कोई कंडेमनेशन वगैरह किया या आपको कोई दिलासा दिया? कोई मैसेज नहीं आया यार साहब। आपको ये भी जरूर पता होगा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है, इन्होंने आजाद कश्मीर रेडियो स्टेशन से कश्मीर को आजाद घोषित करने का एजेंडा बना रखा था जी। ये 4 शहादतें जो हुई है ना, ये धरती की या ऊपर वाले की मर्जी से हुई है। कोई बात नहीं है, शहादत के लिए पैदा हुए हैं या विजय के लिए पैदा हुए हैं, इस बात का कोई नहीं। जब शादी कर ली फौजी से तो इस बात से भी डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि उस वक्त ये ऐसा हुआ था इनका कि ये जी आजाद घोषित करेंगे, पर जगमोहन जी की बदौलत उस टाइम बड़ा जबरदस्त एम्बुश हुआ था। और ये जो शहादतों के बाद उन्होंने कितना जबरदस्त, कर्फ्यू में ये बात हुई है, ये इंसिडेंट तो कर्फ्यू में हुआ है। कर्फ्यू तो जो कि होना नहीं चाहिए था। 21 तारीख से ही कर्फ्यू लग गया था, 20 तारीख से ही कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू में हुआ है। उसके बाद फिर कर्फ्यू की पकड़ आई है असली, जो कि एडम को पता, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में सख्ती आई है ना। और उसके बाद फिर ये है कि ऊपर वाले के रहमो करम से हम लोग बच गए जी, आजाद घोषित होने से तो बचे। बाकी जो शहादतें हो गई थी वो तो हो गई थी, उनके लिए अब जो बाकी के हैं उनको बचाने का था हुकूमत को। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस गवर्नमेंट का, मुफ्ती साहब की बेटी जो अबडक्ट हुई थी जी, रुबीना जी, वो रुबैया सैयद जी, हाँ। वो क्या, वो एक ड्रामा है? एनीबडी कैन से कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा रचा गया था। कौन ऐसा मान सकता है? आज एक हेड क्लर्क ऑफिस में होगा तो उसकी बेटी को नहीं, आम लोगों क्लर्क के बच्चों के साथ जाती, वो स्पेशल जाती है। ये तो होम मिनिस्टर थे। ड्रामा क्यों करते? क्यों ड्रामा क्यों करते? ये मुझे क्या पता, क्या इन्होंने रिलीज कराने के लिए क्यों ड्रामा किया? रिलीज कराने के लिए मैं तो आज यही बात कहूंगी, मिलिटेंट्स को रिलीज कराने के लिए ड्रामा किया ना इन्होंने। उसी के एवज में बाद में छूटे हैं ना ये लोग। हाँ, 5 लोग इसके क्यों छोड़ेंगे? फिर उन्होंने ही तो ये किलिंग की है। और यासीन मलिक ने तो अपने मुंह से भी माना है कि इतने रजत शर्मा के शो में
इतने लोग मर गए, अगर 4 एयरफोर्स के मर गए सो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, मरते हैं लोग। और मुफ्ती साहब जब मेरे को, जगमोहन जी का भला हो, जिधर भी है ईश्वर उनकी आत्मा को सदा सुखी रखे, उनका बाग परिवार इस संसार में सदा सुखी रहे, ये मैं हर वक्त दुआ देती हूँ उनको। उन्होंने मुझे परदेसी साहब का घर दिया गांधीनगर में, वो डायरेक्टर थे जी स्टेट, जी हाँ। सबसे बढ़िया क्वार्टर दिया मुझे, रातों रात उनको शिफ्ट किया मिनिस्टर की कोठी में यहाँ। और आप यकीन मानिए कि वहां पर फर्निश्ड सब कुछ अच्छा घर दिया। मुफ्ती साहब मेरे घर के 50 गज पर भी नहीं थे, उनको इतना भी नहीं आया कि मेरी बच्ची की बदौलत, एक इतनी जवान बच्ची, उसके छोटे छोटे बच्चे, वो यतीम हो गई है, तो चलो झूठा ही सही, रब का बंदा कहता कि मैं झूठा ही सही जाके एक लीडर होने के नाते दिलासा दे दूं जाके। नहीं, मुझे नहीं पता भाई इतने कठोर क्यों हैं ये लोग, इतने तंग दिल, इतने संग दिल क्यों हैं। लिप सिंपैथी बथेरे लोग करते हैं, वो भी पता चल जाती है। आप मेरे से करो, मैं आपसे करूंगी, आपके अगर कॉन्शियस जो है, स्पिरिट जो है अवेकंड है, आपको पता चल जाएगा। 2 हाई प्रोफाइल केसेस हुए ये पहले कश्मीर में, रोबिया सईद का किडनैपिंग 8 दिसंबर 1999 को और 25 जनवरी 1990 को स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का असैसिनेशन, इसमें इनके साथ और भी 3 लोग वहां पे मार्टरडम प्राप्त कर गए। तो ये दोनों केस सीबीआई को चले गए। हालांकि उस वक्त ये था कि सिस्टम का ब्रेकडाउन हो चुका था, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पोजीशन में नहीं थी कि तहकीकात कर लेती किसी केस की, खासतौर से जो टेररिज्म रिलेटेड कोई केस होता तो इसके नहीं। इन्होंने केस दोनों दे दिए और पहले ही साल में 1990 में ही, पहले इस केस में तो अगस्त में ही चालान उन्होंने भर दिया, सीबीआई ने मुकम्मल इसकी तहकीकात कर ली और टाडा कोर्ट जम्मू में इसका केस दे दिया। ये दायर हो गया। बाद में एक लंबी कहानी है ये किस तरह से केस चला गया और ये अभी भी चल रहा है। इसका ट्रायल हम इसमें नहीं चाहेंगे, हम जज साहिबान पे छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो अदालत की कार्रवाइयाँ होती है हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी ऐसे वाक़ात होते वो हो भी जाते हैं लेकिन वहां पे शवाहिद नहीं मिलते हैं तो लोग बरी हो जाते हैं। और कभी कभी यह भी हो जाता है कि किसी ने नहीं किया होता तो वो भी, ये हम इसमें नहीं जानना चाहेंगे। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि 36 साल से, दोनों केसेस के बारे में नहीं पूछूंगा, रोबिया सईद वाले केस को हम छोड़ देंगे, रवि खन्ना जी का जो केस है ये क्यों लटक रहा है 36 साल से हिंदुस्तान की अदालतों में? देखिए, पीछे की बात तो मैं ये समझी हूं कि हुकूमतें जो चाहती हैं वो होता है। आप तो बुद्धिजीव हैं, मैं आपके सामने, मैं आपके बराबर ना पढ़ी लिखी हूँ, ना इतनी एक्सपोजर है मुझे, ना इतनी समझ है। जितनी मुझे मेरी अपनी जंग से मुझे समझ आई है वो ये बात समझ आई है कि हुकूमत जब जो चाहती है वो कर लेती है। कांग्रेस गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं थी, उसको फैसिलिटेट किया जाता था। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह के बाद जिसके साथ ही बीजेपी भी एक एतबार से थी। हाँ होंगे, मैं मानती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हुकूमतें ही नहीं चाहती थी ना। अभी भी अगर इस वक्त उसने अपने मुंह से कन्फेस किया है, उसको उस वक्त हवाला के केस में डाल दिया, बाद में हवाला के असली केस है ये 4 एयरफोर्स के लोग जो उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, उसने कन्फेस भी किया है, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए ताकि हर बच्चे को ये बात समझ आए कि मेरी जिंदगी अहम है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे ऐसे ही नहीं लुटा देनी अपनी जिंदगी। क्या यासीन मलिक क्या जी रहा है जिंदगी? लुटाई है ना जिंदगी, क्या जिंदगी है उसकी? मेरी नजर में तो बेचारा बड़ा, मुझे तो दया आती है उस पर। क्या जिंदगी जी रहा है वो? मासूम सी बच्ची उसकी, उसको जन्म देने का क्या हक था? उसका बचपन छीन लिया, अपनी जवानी छीन ली। कोई अकलमंदी है ये? बैठो, अगर आप एक खुराफात है ना, लीडर, हम जी लीडर बन गए हैं। मेरी सेहत का अगर आप पूछोगे, आपको ब्यौरा दूं, आप हैरान हो जाओगे कि मैं किस किस दौर से गुजरी हूं इस 90 के बाद। और मेरे साथ हुकूमतों ने अभी तक बेइंसाफी की है। मैं अभी तक कहूंगी, ये भला हो मोदी जी का, मेरे साथ इन्होंने जो किया ठीक है, मेरे हस्बैंड को रिकग्निशन भी मिली है। हालांकि एक चीज रहती है, उसको शौर्य नहीं दिया गया। जब उसे एक बंदे की जान बचाई है निहत्थे ने, क्या उसको शौर्य नहीं मिलना चाहिए था?
वैसे तो आप कहते हो जी तालाब में कोई डूबा है उसको बचाया है, उसको आके शाबाशी दी है, प्रेसिडेंट अवार्ड दिलाया गया है, शौर्य मिला है जी उसको। क्या उस बंदे ने मरते मरते गोली लगी हुई 28 गोलियां लगी हैं उसे, एक बंदे की जान बचाई है, उसको कॉशन दिया है और खुद पता मैं मर गया हूं, मरने वाला हूं, अब नहीं जी सकता, तो क्यों नहीं उसको शौर्य मिला? ये तो मैं कहती हूँ एनसीसी को मैं बार बार मरते दम तक सल्यूट करूंगी कि जिसने मेरा कैरेक्टर ऐसा बनाया है, उस बंदे के लिए उठी हूं मैं। इनके खिलाफ जो केसेस हैं यासीन मलिक के खिलाफ, पहली बात ये कि आपने किसी और से सुना और ये प्रोसिक्यूशन का मामला है, वो बता रहे हैं कि इसमें यही लोग शामिल थे, ये और इसके साथ और 6-7 लोग और जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद अगस्त 1990 6 अगस्त 1990 को यासीन मलिक गिरफ्तार हो गया। और अब जो इसके खिलाफ केस चल रहे हैं, क्योंकि थोड़े इसमें हमारे देखने वाले भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या केस है इसके खिलाफ, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस जैसे कि आपने बता दिया, जब 2019 में जो सीआरपीएफ के 40 लोग मारे गए, उसके बाद ये सारी केस जिंदा हो गए। तब तक तो इनको खामोश कर दिया गया था बहुत सारे केसेस को। तो उसके बाद J&K लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी लगी, जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया और उसको डाला गया तिहाड़ जेल में, और इल्ज़ाम यह है कि आप टेरर फंडिंग में मुलविस हैं। और उस केस में उसने कन्फेशन किया है, मतलब उसने बताई है प्लेड गिल्टी टू सर्टन चार्जेस, जिसको आहिस्ता आहिस्ता फिर जज साहिबान ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अगले 5 केसेस में 10-10 साल का इम्प्रिजनमेंट उन्होंने दे दिया है। जो अभी केस वहां पे चल रहा है वो अलग से है जी। तो ये जो केस है जो आप बता रहे थे, उन्होंने कन्फेशन किया, उन्होंने हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक उसमें कन्फेशन नहीं किया है इस केस में, जो आपके हस्बैंड का केस है। हालांकि उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जिस तरह से लग रहा है कि ये लोग इसमें मुलविस हैं, लेकिन जो जज साहिबान के सामने कन्फेशन होता है उस किस्म का कन्फेशन अभी तक नहीं आया है। आपने रजत शर्मा के शो का जिक्र किया, मेरे ख्याल से आप हॉट टॉक वाले शो का, BBC वाले शो का इंडिया टुडे जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने लोग मर गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसने जो अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट में वहां पे इनकी तरफ से वहां पे केस चल रहा है, जिसमें उनको बताया गया था कि अपना नजरिया दे दें। एक एफिडेविट उन्होंने दिया 85 पेजेस का एफिडेविट, मेरे ख्याल से आपने भी वो देखा होगा। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जनाब गिरफ्तार होने के बाद, जब मैं 90 में गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद मुझसे राबिता किया गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत सारे लोगों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आला अधिकारी हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन सब से मेरा राबिता रहा और मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा था। मुझे पाकिस्तान भेजा गया, मुझे हाफिज सईद से मिलवाया गया, जो वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड से मुझे मिलवाया गया। मैं खुद ही नहीं गया, मुझे भेजा गया, और ये लग भी रहा है क्योंकि शादी भी पाकिस्तान में हुई, नॉर्मली ये नहीं होता है। और इसने ये बताया है कि मेरा पासपोर्ट भी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1995 में इन्होंने मेरी मदद की, वाजपेयी जी ने, और उसने बाद में 2001 में मेरा पासपोर्ट भी रिलीज किया गया और ये चले गए अमेरिका, बरतानिया, बहुत सारे ममालिक में खुलेआम घूम रहे थे अप टू द ईयर 2019। हाँ जी, 2009 में इस जो ये ट्रायल चल रहा था इस केस का, जो रुबिया सईद वाला केस और ये जो है इंडियन एयरफोर्स किलिंग्स का केस, इस पे स्टे आ गया था श्रीनगर में। अगले 10 साल तक CBI ने
जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसी वहां पे थी उन्होंने वो नहीं हटाया जब तक ये अवंतीपुरा वाला वाकया नहीं हुआ। उसके बाद तो तारीख गवाह है कि उसको बाद में नहीं छोड़ा गया। आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये लोग कोई इसका हल निकालना चाहते थे? क्या उनको कोई हक था एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने का जो आपकी नज़र के मुताबिक आपके खावंद के मर्डर में और दूसरे 4 लोगों के मर्डर में मुलविस था? आपको क्या लग रहा है? आप समझते हैं ये एक आपके साथ ज्यादती थी या कौम के मफाद में एक अच्छी बात थी? मैं, अगर आप लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो वो हुकूमत का काम है देखना। अगर एज ए इंडिविजुअल आप मुझे कहेंगे तो मुझे तो अपना देखना है ना जी। कि मेरे हस्बैंड का, मुझे इस बात का दुख तो बहुत है, वो 38 इयर्स का चला गया। ये अभी कितनी उम्र इसने और भोग ली, 36 उसके ऊपर भी भोग ली है जितने जब इसे ये क्राइम किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश के कानून ऐसे होने चाहिए कि जब इंसान अपने मुंह से कहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कहीं पे भी ये बात कह रही हूँ 20 साल के बाद भी, हाँ जी मेरे से ये बात हुई थी, 20 साल के बाद भी मुझे पकड़ लेते हैं क्योंकि मेरा गॉडफादर कोई नहीं है ना। मुझे पकड़ के सजा फिर लाएंगे, वो फाइल खुलेगी, वो कब्र में से भी खोद के लाएंगे। तो यासीन मलिक के लिए क्यों नहीं हो रहा जबकि उसने माना है, ये उसने कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको शादी करने की भी इजाजत मिल गई उसको। हमारा पासपोर्ट, हमारा स्टेट सब्जेक्ट है वैलिड टिल मैरिज, अबॉर्गेशन से पहले जी। हमारा है कि लड़की की शादी होने से पहले तक ही वैलिड है। शादी के बाद ये तो हमें तब नौकरी से 70, मेरी शादी के पहले शेख साहब आए थे। शेख साहब ने, हम टेम्पररी थे, हम कई लड़कियां सऊदी में गई, कहीं गई, मुस्लिम लड़कियां बेचारी, कईयों का हो गया तलाक हो गया, तो उन्होंने फिर उस एवज में उन लड़कियों को रीइंस्टेट किया था। उसमें हमें भी मिल गया, हमें भी रीइंस्टेट कर दिया। तो हमें ये सब कुछ खबर नहीं थी कि हमें क्यों निकाला, क्यों रख लिया। मासूम से बच्चे थे, छोटे छोटे, छोटी उम्र में तो नौकरी मिल गई थी घर बैठे बिठाए 20 BA पास करने के बाद। और जब मेरे हस्बैंड की क्लिक के बाद मुझे पता चला है कि गवर्नर जगमोहन जी के ऊपर बहुत जबरदस्त सख्ती की गई है कि हाउ कम शी इज ड्राइंग सैलरी फ्रॉम द ट्रेजरी, शी इज ए नॉन स्टेट सब्जेक्ट। उन्होंने कहा इसका जवाब तो आप दो, आप लोगों को क्यों नहीं पता, इसको क्यों नहीं बाहर निकाल के फेंका उसी टाइम। नाउ सन इन लॉ हैज बीन किल्ड इन लॉज हाउस, हाउ कैन आई शंट हर आउट? मैं तो नहीं इतना बेरहमी वाला काम कर सकता। उन्होंने उस टाइम ये हाउसिंग डिपार्टमेंट, मुझे ये लीज पे मिला था ना उस टाइम, ये जगह मुझे लीज पे मिली 99 इयर्स की लीज पे। तो उस टाइम सारी सेक्रेटरीट में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ी परेशानी हो गई कि इसको कैसे मिल सकता। भाई काफी मुश्किल बात थी एक कनाल जगह मिल जाना। ये तो जगमोहन जी ने सोचा, इसको तो आधा हिंदुस्तान भी लिख के दो थोड़ा बेचारी को। मतलब कहने का, जिनकी तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनको करोड़ों रुपए भी उसके, ये मैं लड़ी हूँ सब, मैं आपको सच बताती हूँ। आज जो इंश्योरेंस करोड़ रुपया हुई है ना एक सिपाही की भी, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन मैं किसी कॉज के लिए उठी हूँ। पेंशन केस मैंने खुद कोर्ट में लड़ा, क्यों नहीं मुझे पेंशन मिली ठीक तरीके से, तमीज से क्यों नहीं मिली? वाई दिस पेंशन वॉज फॉर द बैकडोर एंट्री, क्यों? जबकि आपने 89 में राजीव गांधी जी ने निकाला था, एनी ऑफिसर एन रूट टू हिज ऑफिस इफ एनी untoward incident occurs, the deceased family will be given last paid until death। लस्सा कॉल को मिल सकती है, ड्राइवर दूरदर्शन के गोविंद राम को मिल सकती है, मंजंदा को मिल सकती है, औरों को मिल सकती है। बाय स्टेप मदरली ट्रीटमेंट विद डिफेंस फोर्सेस, ये तो शरद पवार जी से मैंने पूछा था, सक पका गए थे उस टाइम। मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर बाहू प्लाजा में सील्ड बिड हुई थी दुकानों की। मुझे भी कहा गया, क्योंकि मैं भी एक 65 की विडो को लेके गई थी अशोक चक्रवर्ती के पास, भला हो उस आदमी का जिसने उस औरत को बैठे बैठे, लोग प्लॉट देते हैं, उसने बेचारी ने पहले कीमत पूछी तो उसने कहा मुझे 7 मरले का दे दो, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती। मैंने बाहर आके उसको डांटा, तू कितनी बेवकूफ है सुदर्शन, तुमने कनाल का क्यों नहीं लिया? कहती तू मरी हुई थी, तू बोलती। मैंने कहा वो कहेगा ये ऑफिसर की बीवी है, ब्यूरोक्रेट की वाइफ है, इसको अकल है, तो पता नहीं इसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं नहीं बोल सकती थी। स्कूल गई, वो रोना शुरू हो गई।
मेरी हेडमिस्टर से फिर मुझे कहा, निर्मल जी आप प्लीज एक बार। मैं दोबारा से चक्रवर्ती के पास गई, भले मानस के पास। मैंने कहा इसका बेटा इसको कहता है कि माँ अगर हम स्टेटस प्लॉट के लिए जा सकते हैं तो व्हाई कांट वी गो। उसने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू वांट वन कनाल। उसे एकदम 7 मरले का कैंसिल किया। देखो फराग दिली, ये बाहर से जो आए ना स्टेट सब्जेक्ट से पहले, उनको कोई गरज नहीं थी यहाँ। मुझे भी रामाचंद्रन जी ने दिया हुआ है ये प्लॉट, मुझे भी नहीं दे रहे थे, बड़े पेचस लगे थे सबको, लेकिन मुझे पता है ना कैसे मिला है। और उन्होंने उसको प्लॉट दे दिया। मुझे कहा कि मैडम फॉर्म, लक्ष्मी था उनका पीए, कि इसको फॉर्म भरवाओ, ये बिड पे खुल रही है। मुझे 10 पैसे की बिड पे, बोर्ड पे लिखते हैं प्राइस, मैंने न्यूमरोलॉजी से कुछ कैलकुलेट करके लिखा था, मुझे वो दुकान मिल गई। दुकान मुझे मिल गई। मिलने के बाद अब जी फिर मेरे से किराया, पैसे सारे ले लिए, किराया भी लेते रहे। अब मेरे वो देने की बारी आई दुकान का मुझे पोजेशन, तो आई वाज डिनाइड कि यू आर नॉट स्टेट सब्जेक्ट। मैंने कहा हाउ कम दिस। जब उसको यासीन मलिक उसको अपनी बीवी को, शैल को लाता है, वो पहुंची नहीं लखनपुर, वो स्टेट सब्जेक्ट बन गई। मैं जमी पली यहाँ की, तो मैं नॉन स्टेट सब्जेक्ट बन गई, जबकि मैंने वोट भी पहले दिया है। 18 साल की उम्र से जब तक मेरी शादी हुई है, वोट भी 2 बार दे गई मैं। ऐसा क्यों? और आपको ये पता होगा नसरुल्लाह खान साहब की बेटी रुबीना मल्होत्रा जी, आप जानते होंगे जी। तो उसका वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम, उनके पास गई, व्हेन मिसेस खन्ना कैन बी रिस्टोर्ड एज अ स्टेट सब्जेक्ट, व्हाई कांट वी? ही सेड योर केस इज नॉट पैरेलल टू मिसेस खन्ना। तो उन्होंने कुछ, फिर ये मैडम साहनी थी, सुशीला साहनी, मैंने उनको कहा आप ये प्ली क्यों नहीं लेते? सीधी सिंपल सी बात है, एक लड़की बाहर की, लंदन की, अमेरिका की, लखनपुर क्रॉस नहीं किया, वो स्टेट सब्जेक्ट है। हाई कोर्ट दिल्ली में शादी करके आई है, मैं यहाँ की जमी पली, मैंने वोट डाला है कि व्हाई आई एम डिनाइड माय लेजिटिमेट राइट। आवाज उठाओ। मैंने कहा सब कुछ हो सकता है। उनको लगा कि इसकी बात में दम है। चलो, कुछ मालिक ने मदद की, उन्होंने खुद बड़ी लड़ाई की, मैं तो एक सिर्फ मुंह से कहना था ना, ये भी हुआ। अब मेरी दुकान जो है उसको इन्होंने सील किया हुआ है। मैंने जाना एलजी साहब से टाइम लेना, क्योंकि मैं बच गई हूँ। अब फिर मुझे हार्ट अटैक आया था अभी 16 तारीख को, अभी 1.5 महीना हुआ है मेरी सर्जरी हुई है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपके सामने में ठीक ठाक बैठी हूँ। ऊपर वाला अभी मेरे से बड़े काम कराना चाहता है, मुझे पता है, ये उसी की दया है मेरे ऊपर। तो मेरी दुकान को ये कह के, अब ये जेडीए वाले जो हैं, इनको पेचस लग गए बेचारों को। किसी बदनसीब को वो दुकान पर नजर होगी। तो हर बार पहले स्टेट सब्जेक्ट का पंगा था, अब ये जी इसको मुझे खैरात में दिया है, मुझे खैरात में नहीं दिया है। मैं ये कहती हूं कि ये जो बार बार स्टेट सब्जेक्ट ला रहे हैं। अच्छा जी, मेरे को ये बताइए आप एक बार, अगर मुझे स्टेट सब्जेक्ट बना लिया है तो कल को मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? डिवोर्सी जो है उसका बच्चा कहाँ जाएगा? कुछ तो इंसाफ होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता था, कोर्ट में क्यों जाना पड़ा आपको? ये कोर्ट में इसलिए की रिकॉग्निशन के लिए, ये तो एक मामूली काम है। हाँ, देखिए ना, वो जो सतीश सरीन साहब जो थे जी, उन्होंने मेरा केस स्पॉइल कर दिया था, क्योंकि मैंने गवर्नर जगमोहन मेरे कहने पर स्टेशन में आ गए थे, उनके कहने पे नहीं आए थे। उनको इस बात की ईगो हर्ट हुई थी, उन्होंने मेरा केस स्पॉइल कर दिया। he could not reach to his destination, hence he is denied his liberalized pensionary award। तो फिर मुझे जाना पड़ा बीए खान साहब की कोर्ट में। बाद में चीफ जस्टिस बने हैं बीए खान साहब। जब उनकी कोर्ट में मैं गई हूं तो मुझे कहा गया, मिसेस खन्ना आप केस हार गई, ही इज ए प्रो मिलिटेंट। मैंने कहा मैं एक प्रो को जानती हूँ, मैं किसी प्रो को नहीं। साहब के अंदर वो प्रो रहता है, वो चाहे ना तो अगर उंगली माल डाकू को उसने ऋषि बना दिया है ना, वो बना सकता है। मैं और ही दुनिया की रहने वाली हूँ। मैंने एतराज किया था विवेक अग्निहोत्री की फिल्म पे, जो उन्होंने बनाई थी कश्मीर फाइल 2022 में। इसको 11 मार्च 2022 को यहाँ पर रिलीज होना था, लेकिन आप कोर्ट में चली गई। आपने कहा कि इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है। मेरे हस्बैंड को जिस तरीके से दिखाया गया है, वो टॉफीज बांटता है बच्चों में, और ये जो बच्चे फूल दे रहे हैं, गैराला थे जो कैरेक्टर उसका निभा रहे थे, उसमें
उस तरह के वो नहीं थे, ये ऐसा नहीं हुआ था। बाद में आपको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी जारी किया, बाद में लेके हटाया गया। तो आपको क्या लग रहा था इसमें किस चीज पे एग्जैक्टली एतराज किस चीज पे था? एतराज इस चीज पे था, क्या स्क्वाड्रन लीडर खन्ना एक ही गया था उस इंसिडेंट में? अग्निहोत्री जी इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं? वो 3 जवान कहाँ गए? आज आपको समझ आई मेरे किरदार की? जी। क्यों मैंने उनके लिए आवाज उठाई, तीनों के लिए? आज आप उनका नाम जानते हो, आपने उनका नाम लिया है ना? पहले जानते थे आप उनका नाम? फिल्म में आया है ना? अब 300 साल ये मूवी रहेगी। मेरे बच्चे कहेंगे हमारी दादी हमको, हमारी नानी हमको बताती थी कि नानू का ऐसे हुई थी किलिंग, और लेकिन पिक्चर में दिखाया गया है भाई वो बड़ी खुशी से जा रहा है और कर्फ्यू बेशक लगा हुआ है, लेकिन वो फिर भी टॉफियां बांटने गया बच्चों को, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये कितना बड़ा मजाक हुकूमत के मुंह पे भी चांटा है कि कर्फ्यू लगा है। अग्निहोत्री जी बता रहे हैं बच्चे पिट्ठू उठा के स्कूल जा रहे हैं, और डीसी साहब उसको कह रहे हैं, हाँ वो मिथुन चक्रवर्ती, हाय रवि। वो कैसे जानते हैं? 2 जज आपस में एक कोर्ट में होते हैं, लेकिन वो इंटीमेसी शो नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल है। मैंने आपको बताया जवानों की गाड़ी अलग थी, ऑफिसर्स की गाड़ी अलग थी, वो इकट्ठे नहीं जा सकते, पेट्रोल बचाना चाहिए हुकूमत को, ये प्रोटोकॉल है, ऐसा करना पड़ता है। वो 3 जवान कहाँ गए? मैंने उनको ये कहा था या मेरे हस्बैंड का हटाओ या इन तीनों का नाम भी जरूर होना चाहिए, और इनको पहले सल्यूट करो, रेत चढ़ाओ, उसके बाद। मैंने, लोगों ने कहा इसे 5 करोड़ रुपया लिया, मैंने कहा इतनी सस्ती तो मैं बिकने वाली हुई नहीं, मैंने 50 करोड़ लिया है। ये 1 रैंक 1 पेंशन हुआ था जी। मैं आपको बताऊं, ये जंतर मंतर में पूरा मीडिया, गवर्नमेंट ने, मीडिया सांस नहीं ले सका। आप कहते गोदी मीडिया क्या, तो दूसरा मीडिया क्या, बेचारा सांस नहीं ले सकता अगर गवर्नमेंट ना लेने दे तो। शारक पे अंगूठा रखती है ना कई बार जी, तो फिर उस टाइम बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे जब कहा गया, वो ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब बड़े खुश होते थे। मैंने जंतर मंतर में पैर रखना, मुझे नहीं मिला उससे कुछ भी। हमारे पर्रिकर साहब थे उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर, उनको लगा ये मेरे पास 100 साल के बुजुर्ग आए हैं वहां। जब वो मुझे माथा टेकते थे, मैं उनके पैर पकड़ लेती थी, मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहू, ये कहा कर्म मेरे पर मत बनावा। सिर्फ एक आवाज दी थी कि सारी दिल्ली भर दो, काली कर दो, पूरे बॉर्डर। मैंने कहा मैं मुर्दा नहीं खाती, मैं शिकार करके खाती हूँ। आपको, आप सिपाही हो, फौजी हो, शिकार करो, सारी दिल्ली भर दो 26 जनवरी पे। इनकी ऐसी की तैसी। मिला कि नहीं मिला? सबको मिला। मुफ्ती साहब के टाइम भी हुआ है, मैं जेल में भी रह के आई हुई हूँ। वन हमारा था पे नॉमिनीज का। तो फिल्म का क्या हुआ बाद में? फिल्म का ये हुआ, आप देखिए ना फिल्म का, उसको पहले उन चारों को, रवि के साथ उन तीनों की फोटो भी आती है, अब नाम भी आता है, उनको नतमस्तक होते हैं। हालांकि नाउ दे आर संग हीरोज, दे आर नॉट अनसंग हीरोज। एक फिक्शन होता है, इंस्पिरेशन उनको मिली है। ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट डिपिक्शन हो, क्योंकि इसमें कई ऐसे वाक़या थे जो किसी एक के साथ वाक़या हुआ, किसी दूसरे का वहां पे दिखाते हैं। मेरी बात सुनिए, आप ठीक कहते हैं, सिनेमैटिक सीन्स होते हैं जी हाँ, मानती हूं मैं। जब आप एक पिक्चर ऐसी बना रहे हो जो इतनी सेंसिटिव है, तो ये एक डिफेंस फोर्स की यूनिफॉर्म की सेंसिटिविटी आप क्यों नहीं रख सके? मैंने ना पैसा लिया ना कुछ और लिया। अग्निहोत्री जी का गुमान थोड़ा सा ऊपर वाले ने तोड़ा है। उसको लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं मिला, अमेरिका में नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, बॉम्बे में नहीं मिला, ये कहां से लेके आएगी। लेकिन आई सल्यूट जस्टिस ये जज सेठी साहब को कि जो उन्होंने दिया ना, क्यों नहीं। अरे भाई आज मुझे, जब मैंने अपनी लड़ाई शुरू की थी, मैंने उन तीनों लड़कियों को बोला था कि लेट अस जॉइन टुगेदर इन दिस क्रूसेड। तो ये आपके केस के बाद इसमें वो हाँ जी बाद में हुआ, लाए गए वो, उनके फोटो देखिए ना, तो पिक्चर देखिए। और जब मैंने उन लड़कियों को बोला, आप कहते हैं कि बेचारियों को क्या मिला था उस टाइम, अगर मुझे 5.25 लाख मिला है तो वो तो जवानों की बीवियां थी, उनको 2.5-3 लाख मिला होगा। लेकिन उनको भी रिश्तेदारों ने खाने दिया होगा, ऐसा भी सूझबूझ से खाया जाता है या खाने दिया जाता है। लेकिन उन्होंने शादियां कर ली सबने। मैंने उनको बोला लेट अस जॉइन टुगेदर, उन्होंने कहा सॉरी मैम वी कैन नॉट जॉइन इन दिस क्रूसेड ऑफ योर्स, यू प्लीज।
मूव अहेड। हम बात कर रहे थे सिस्टम की। मैंने बता दिया कि यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में बता दिया है कि 7 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मेरा राब्ता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सब लोगों के साथ, और एयरफोर्स में काम करने वाले बहुत से सारे लोग जो इनके जिनका बाज़ाब्ता तौर पे इनके साथ राबिता था। मैं सब लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे एयरफोर्स में रहे हैं लोग जी। जिनके इनके जो इनको काफी पजीराई करते थे, उनको गले लगाते थे, सर होता था, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था उस वक्त क्या है। अब उन्होंने बता दिया है कि मैं उनके कहने पे ये कर रहा था, मीन्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे मैं कर रहा था, ये उसने बता दिया है। तो इस वजह से शायद ये है कि ये केसेस आगे नहीं चले, या इस वजह से ये भी हुआ होगा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा। हम फिल्म का जिक्र कर रहे थे विवेक अग्निहोत्री का, इसमें प्रोफेसर राधिका मेनन जो रोल वहां पे कर रही है पल्लवी जोशी, तो वो जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं फिल्म के, कृष्ण पंडित, तो वो उसको कहती है, कृष्णा क्या हुआ, सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो उसमें बताती है, मतलब वो एक क्लियर किया है। वो एक सेपरेटिस्ट होती है, वो उनको इस तरह से तैयार करती है मुख्तलिफ चीजों के लिए, इंक्लूडिंग कि आप श्रीनगर जाओ, टेररिस्ट से वहां पे मिलो, तो वो जहाँ पे वो जाता भी है, ऐसा हुआ भी वहां पे है। तो आपको लग रहा है कि कुछ डिपिक्शंस इसमें हैं जो सही तस्वीर पेश करती हैं, या सबका सब झूठ ही है? नहीं, टू सम एक्सटेंट सही भी है, ऐसी बात नहीं है। झूठ क्यों है? झूठ नहीं, मैं सबका सब झूठ नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड का भी झूठ कहाँ कहा है? मैंने कहा है एक हीरो को गाया गया है, मुझे लोगों ने, मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई है, मुझे लोगों ने कहा ये शुक्र नहीं करती है, इसके हस्बैंड को नेम फेम मिल गया। लानत है तुम लोगों की सोच पर। एक सिपाही को, एक सोल्जर को कौन सी नेम फेम चाहिए? शहादत की। डू एंड डाई, ही नोज आई एम गोइंग देयर ऑन द बॉर्डर फॉर डूइंग समथिंग। तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी रण में जूझना एक घड़ी का काम, एक घड़ी में, डू और डाई। नित उठ अपने से जूझना बिन खंडे संग्राम। वो क्या है कि रोज ये लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। क्या आपको पता रोज ही लड़ाई होती है? इस टाइम वॉर जो हो रही है, क्या इससे पहले इन्होंने कुछ नहीं किया? बेचारे एक दिन तो इनको मिलता नहीं है आराम का। बहुत सारे डाई एवरी डे। बहुत सारे लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहता अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वजीर आजम ना बनते हिंदुस्तान के। हमें थोड़ा सा इसके साथ इख्तिलाफ है, क्योंकि अगर ये करना होता तो ये पहले 5 साल के अंदर कर लेते। ये हुआ 14 फरवरी 2019 में जो वाक़या हुआ अवंतीपोरा के मकाम पे, जिसमें सीआरपीएफ के 40 लोग मरे। सारी कार्रवाई तो उसके बाद ही हुई। तब तक तो ये 2009 अप्रैल से 2019 अप्रैल तक बिल्कुल ये केस पड़ा हुआ था ना, पड़ा हुआ था। उसके बाद ही तो सीबीआई आ गई ना, इस केस को वहां पे जिंदा कर लीजिए और श्रीनगर से इसको जम्मू लाए, जम्मू टाड़ा कोर्ट में लाए, तो तभी उसके बाद कार्रवाई चल रही। तब तक तो कोई कार्रवाई नहीं चल रही थी। हम इसमें ये जो सिस्टम की बात कर रहे थे, कई लोग ये बता रहे हैं, इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मोदी साहब की वजह से है, लेकिन हमें लग रहा है ये उस वजह से हुआ जो अवंतीपोरा में वाक़या हुआ। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता अगर अवंतीपोरा का वाक़या नहीं होता, या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसमें रोक लगा लेते, जो उन्होंने लगा भी थी बाद में? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़ जब बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको सुलझाने में, उलझी हुई चीज़ को सुलझाने में समय तो लगता है। अड़चने भी डालने वाले डालते हैं। जो धुरंधर पॉलिटिशियंस हैं, जो सिर्फ इस बात पर अपनी कुर्सी रखना चाहते हैं कि हम तो अंगद का पैर अड़ाए रखेंगे, हम ना होने देंगे ना करेंगे, तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हुकूमत को इस चीज को मानना पड़ता है। मेरी समझ से, कि मैं एक गृहस्थी की बात करती हूँ कि बड़ी बातें ऐसी हैं, कोई बेवकूफ बच्चे भी होते हैं घर में, उनको भी एडजस्ट करने के लिए किसी अक्लमंद को इशारा देना पड़ता है कि इस टाइम थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दो, थोड़ी देर के बाद करेंगे, और अंदर ही अंदर बंदा काम करता है। मैं तो ये जरूर मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद काफी कुछ हुआ है, और मालिक करे कि अवाम को सतबुद्धि वो ऊपर वाला दे, कि जो माशरा है ना, जो ये कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। तो हम ही लोगों को पहले ईश्वर जो है अपने घर से सतबुद्धि दे, ताकि लीडर को भी हम सराह सकें।
अकेला लीडर भी क्या कर सकता। सिस्टम के साथ जो आपके इंटरव्यूज में आपने कई शिकायत की हैं, कई काफी कंप्लेंट्स कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे अभी भी हो रही है, स्ट्रगल करना पड़ा, अभी भी हो रही कोर्ट्स है। में जाना पड़ा हाँ जी। अपना हक हासिल करने के लिए। क्या आपकी वो शिकायत अब दूर हो चुकी है या नहीं, अभी भी है? अभी भी है। मैंने किस तरह एक सबसे बड़ी शिकायत, मेरे आए दिन ये अवार्ड देते फिरते हैं हर एक को, मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं उसके शौर्य को सराहा गया कि एक बंदा जो कि एक गोली लगने के बाद दूसरे निहत्थे ने दूसरे की जान बचाई और 28 गोलियां लगने के बाद वो शहीद हुआ है, क्यों नहीं? उसने उसकी गन खाली कर दी, उसने उसको मिलिटेंट को नहीं मारा। हम बदले की भावना कितनी रखते हैं। मैं तो कहती हूँ अभी भी उस आदमी को मैं देवता मानती हूँ कि जिसके अंदर बदले की भावना बिल्कुल नहीं थी। दूसरी बात, जो मेरी दुकान बाहू प्लाजा में है, वो क्या जेडीए के पेट में दर्द है, एलजी साहब को मैं मिलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि भाई ये 2 शिकायतें मेरी हैं। और तीसरी शिकायत ये है कि मैं वैलिड टिल मैरिज कब तक लेके चलूंगी? अब मैं हर बार, मैं अभी नहीं मरूंगी, बथेरों को मार के मरूंगी मैं अभी, मुझे पता है। तो अभी आपका पेंशन वाला केस और ये जो अलॉटमेंट वाला केस, ये हल हो चुके हैं या अभी नहीं हुए हैं? नहीं, अलॉटमेंट वाला केस तो मेरा नहीं हुआ ना, वो वाला मतलब वो सील्ड है, मेरी शॉप सील्ड है। जो अलॉटमेंट उन्होंने की थी, नहीं की, वीसीजेडी जो रोक दी थी पीजी धर चक्रवर्ती ने, तो मतलब वो रोक दी है उन्होंने वो रोक दी हुई है ना, वो रोक दी हुई है। अच्छा, उसके बाद देखिए ऐसा है रियाज साहब, जब मैं कपड़े फोड़ना शुरू करूंगी ना, छड़ी बदबू है। तो एलजी साहब से आप कभी मिली, उनको बता दिया? नहीं, मैंने मिलना है उनको, मैं बच गई हूँ पहले बीच में, मेरे काफी कुछ, मतलब मैंने आपको बताया ना कितने ऑपरेशन गिन के मेरे बॉडी के 2 मेजर ऑर्गन्स निकाल दिए गए हैं, अभी मैं जिंदा हूँ। बाकी मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी मुझे हार्ट का अभी ये 6वां हुआ है, लेकिन अभी मैंने कईयों को इधर ढो के जाना है, मैं नहीं जाती अभी, क्योंकि मैंने भी प्लेज कर रखा है जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इंसाफ क्या है आपको? इंसाफ यही है, इंसाफ मेरे हस्बैंड को शौर्य चाहिए, शौर्य चाहिए मुझे। अब सिर्फ मतलब मैंने नहीं कहा इनको कि करोड़ रुपया मुझे रिकम्पनसेट करो जी, मुझे इंश्योरेंस दो। मैंने नहीं कहा मुझे एक्स ग्रेशिया आप इस तरह देते हो मुझे दो। मैंने नहीं कहा मुझे सैनिक कॉलोनी में कुछ दो। मैंने कुछ नहीं मांगा इनसे, कोई ऐसी चीज नहीं मांगी। खैरात में मैंने कुछ नहीं लिया हुआ। कोई खड़ा होकर मुझे कहे माइकल लाल कि आपने खैरात में इसको कटोरे में भीख डाली है, मैंने नहीं लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किन लोगों से आप मिली? डिफेंस मिनिस्टर्स, आपने एक का जिक्र कर भी दिया, शरद पवार जी से मिली, राजा रमन्ना जी से मिली मैं, मुलायम सिंह यादव से मिली मैं जी, सबसे मिली। मुझे ये है गुलाम नबी साहब को ये मन में रहा कि इसने मुझे अभी तक नहीं आके कहा। जब वो यहाँ आए थे जम्मू चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे ख्वाब में भी आए वो, उन्होंने अपने भाई को कहा अल्लाह की कसम मुझे सारा जम्मू आया मिलने, बेबी नहीं आई मुझे मिलने, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। जब मैं गई तो मुझे वो अपने वो हॉल है जो वो क्या वहां से लेके दरवाजे दौड़ के आया, मुझे जप्पी डाली उसने, मीडिया पूरा दौड़ के आया, पता नहीं ये कौन है मोहतरमा, बहन है इसकी कि इस या बेटी है कौन है, तो बहन ही हूँ। अब तो मैंने बाल सफेद कर लिए हुए हैं, तो उस टाइम तो मैंने बाल भी सफेद नहीं थे मेरे इतने। तो शमीमा जी को भी मैं मिलने, उसने मुझे अंदर भेजा, मैं मिलने गई। कहने का मतलब ये है कि मैंने खैरात नहीं मांगी, मैं लड़ी। मुझे भीम सिंह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे दे अपना केस। मुझे और कई लोगों ने कहा, यहाँ मैं क्या क्या नाम लूं, बड़े कोई जनरल्स वगैरह, हर एक को अपना उल्लू सीधा करना होता क्या ना। मुझे इतनी समझ आ गई थी मैं सीधी, पर ऊपर वाले ने मुझे जलेबी के पेच सबके बता दिए थे, सब खतरनाक लोग हैं, इनसे परहेज करो। आपकी तरफ से अभी भी कोई केस चल रहा है सरकार में या किसी कोर्ट में, या अब ये केस खत्म हो चुके हैं? नहीं, मेरी तरफ से चल रहा है। मतलब आप क्या मांग रही हैं? मैं एक तो मेरा ये जो जेडीए ने मेरे ऊपर किया हुआ है, ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि मेरी अलॉटमेंट रिलीज करा दो। रिलीज करा दो। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को इस उम्र तक अब कब सेटल करूंगी, मुझे बताइए। आप लोगों ने तो पूरा हिंदुस्तान लेके अपने बच्चे सेटल कर दिए हैं, मेरा हक नहीं है? मैंने तो पेमेंट की है। मुझे दो, चाहे मैं छाबड़ी लगाऊं उधर, चाहे मैं मुफ्त में पानी पिलाऊं लोगों को बैठ के, एजुकेट करूं लोगों को, चाहे मुफ्त में उनकी एप्लीकेशंस टाइप करूं, आओ भाई तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, मैं बताऊं ये इस रास्ते पे चलना है आपने। मैंने किया है और मैं करती हूँ। दुनिया आती है मेरे पास, मेरा भी दरबार लगता है, लोग आते हैं मेरे पास पूछने के लिए रास्ता। बेचारे कई इतने मासूम लोग हैं कि पढ़े लिखे, मुझे डीए डिनाई हो गया था
कि मैडम यू आर ड्राइंग 2 DAs, तो आप मेरे घर की कुड़की के ऑर्डर निकल गए थे हैं कि आप 2 DA नहीं ले सकते। मैंने कहा कैसे? मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मिलिए उनको, मेरे पास आज भी लेटर है। मैंने कहा मुझे समझाइए, मेरा दिमाग कम है, आपका ज्यादा है। प्रायर टू मैरिज आई वॉज वर्किंग एज अ टीचर, मैं अपना इनकम टैक्स दे रही थी, हस्बैंड का अलग है इनकम टैक्स। अब मैं क्लब करके दे रही हूं 30% में, मैं कहां से डिफॉल्टर हूं? वाई आई? और फिर मिसेस रेकी का आप पढ़िए ना, मैं आपको बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वो लॉ पढ़िए कि जब ममता बनर्जी थी रेलवे मिनिस्टर, तो उस टाइम मिसेस रेखी एक औरत थी, उसके हस्बैंड की इन ल्यू विद हर हस्बैंड उसका जॉब लगा था, वो 2 DA ड्रॉ कर दी। इन ल्यू नहीं कर सकते आप, 2 DA ड्रॉ करती थी। 3 बच्चे थे, बेचारी हॉस्टल से मैं पढ़ाती रही, अल्टीमेटली उसको किसी क्लर्क ने पकड़ लिया। अब उसने नहीं दिया होगा, कुछ क्लर्क साहब ने कहा हम भी तुम्हें अच्छा रगड़ा चढ़ाएंगे, उसका वो कंज्यूमर कोर्ट में गई, वहां जीत गई। कंज्यूमर कोर्ट के बाद जी वो फिर हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से भी जीत गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। रेलवे वाले सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी कि इन ल्यू विद हस्बैंड्स जॉब, मतलब एक पार्टनर के यू कैन नॉट ड्रॉ 2 DAs। 2 DA तब ड्रॉ कर सकता बंदा अगर प्रायर टू मैरिज हो। मेरा केस क्लियर हो गया, मैं लेके गई उनके पास। मैं तो पेपर कटिंग्स पे भी लड़ती रही हूँ, इतनी लड़ रही हूँ। मुझे पता था गॉड फादर मेरा कोई है नहीं, पर गॉड इज माई फादर, गॉड ओनली वाज गाइडिंग मी। कर्नल रवि खन्ना के असैसिनेशन के 1 साल और 4 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हुआ। हाँ जी, मद्रास में। हाँ जी। एक ज़माने में इसकी भी CBI ने काफ़ी तहकीकात वगैरह कर ली, फिर प्रोसिक्यूशन वगैरह। जो इनके लवाहिकीन हैं इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, तो उन्होंने कहा हमारा इशू नहीं है, ये कोर्ट का है। मतलब एक तरह से ये उनको माफ़ करना चाहते थे जब उन्होंने देखा। अगर आप देखेंगे अपने हस्बैंड के कातिलों को, जब साबित हो जाएगा कि वही हैं, क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होता तब तक इसको मुल्जिम ही कहते हैं, तब तक मुजरिम ही कह सकते हैं। मान लेते हैं कि जो आपकी नज़र में है इसके कातिल, वो अब आपके सामने है, आप क्या करेंगे? देखिए राज साहब, सोनिया गांधी ने तो, उनका मुकाबला मेरा मुकाबला नहीं है। उन्होंने तो उस टाइम कहा जी मैं इनको माफ़ करती हूँ क्योंकि पूरी वर्ल्ड में ये बात सराही। लेकिन मैं एक अदना सा रब का, माफ फिर भी नहीं किया गया बाद में, वो चलो वो हुकूमतों ने जो करना है। देखिए माफी से बढ़ के कोई सजा दुनिया में है ही नहीं, मेरा नहीं ख्याल को। अरे बंदे को मारना तो एक घड़ी का काम है। तो आपकी तरफ से कातिलों को माफी है? मेरी कातिलों को, मैं कौन का कातिल, तो अपनी दुर्दशा भोग रहे हैं बेचारे, थोड़ी भोग लिए 35 साल। मैं तो फिर आजाद पक्षी की तरह पूरे आकाश में भ्रमण की हूँ। वो बदनसीब है मेरी नजर में। मिसाइल क्या सिखाती है उस बच्ची को? मैंने, वो बेचारी 7 साल की थी जब से उसके सुनती थी, पापा के लिए डायलॉग माँ सिखाती थी। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, अगर ऊपर वाला चाहेगा, मैं उस बच्ची के लिए भी बड़ी, उसकी शक्ल मासूम सी मेरे सामने होती है, दुआ करती हूँ। मेरे बेटे को आप ये मानिए, अता मोहम्मद साहब मेरे पीछे रहते थे और राजा जाज अली, मेरा बेटा छोटा था। मैं शर्म नहीं कर रही, पूरे समाज में ये बात कह रही हूँ, मैं पली मुसलमान लोगों के साथ हूँ और मेरे में बहुत सी ऐसी, मतलब मुझे पता ही नहीं, मैं सूफीज़्म को मानती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, मुझे पता नहीं, और बड़े अच्छे से पाली गई हूँ। राजा जाज अली के, उनके भी, वो मीर साहब की डेथ, उनको भी मार दिया था बड़गाम में, उनके बहनोई को, जी हाँ, है ना। तो खैर चलो वो सब आपको पता ही है बेचारे, उनका उस बाद में उस लड़की को रीसेटल करा, माँ बाप मेरे पास आते थे, हमारी बच्ची को भी कुछ समझाओ। मेरा बच्चा छोटा था, वो बेचारा बहुत रोया, बहुत रोया। मुसलमान गंदे होते हैं, देखो आपके मुंह पे कह रही हूँ मैं डर गई, बड़ी घबराई, या रब अगर ये बीज बो गया इसके दिल दिमाग में तो मेरा तो कुल खानदान खत्म हो जाएगा, हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे दिमाग में खलल मच गया तो वो जहर हमको खा जाएगा, वो डंग लेगा हमको। मैंने रोज, ये देखिए वो कुरान शरीफ मेरे पास है, ये गुलाम नबी साहब ने दिया हुआ है मुझे, आजाद साहब ने, आजाद साहब जी। मैं उसको मजाक से कहती हूँ, नबी को मिलना आसान है, गुलाम को मिलना मुश्किल हो गया था, तेरे से बहन बड़ा मुश्किल है। तो
मेरी बात सुनिए, मैं उसको फिर आयतें, कुरान शरीफ की आयतों में से समझाना शुरू किया। फिर एक दिन बड़ी पुकार की, फिर कहा कि यार अब तू ही कर सकता है ये रहम। दरिया में लाठी मारने से पानी अलग नहीं हो सकता, बेवकूफ़ लोग हैं हम, मूर्ख हैं हम। मैंने बच्चे को कहा बेटा उसको मुसलमीन कोई नहीं कहता, उसको रब्बुल आलमीन कहता है। वो उसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा उसका मतलब हुआ कि कुल आलम को चलाने वाला, रहबर, उनको पालने वाला, मारने वाला, खुश रखने वाला, जिंदगी देने वाला, सब कुछ वही है, वही है, वही है, वही। कोई इतनी दुआ मेरी कबूल हुई कि आप मेरे बच्चे की सिर्फ सुन सकते हैं सब जगह। अभी यकीन मानिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरा बेटा तो इसका ऑन्को सर्जन है जी। बेटी मेरी लॉ हम्म, किया हुआ उसने। हम्म। दोनों बच्चे मेरे। तो आपने स्ट्रगल करके उनको आगे पढ़ाया? और मैं इसका नहीं भी कहती बढ़ाया। मैंने स्ट्रगल की है, ये भी झूठ है। इंसान को पता नहीं क्या गुमान है अपने ऊपर। अरे बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये थी मिसेस निर्मल खन्ना, कर्नल रीडर रवि खन्ना की अहलिया, जो आज हमको तफसीलात बता रही थी उस अलमनाक वाक़े की जो 25 जनवरी 1990 को उनके हस्बैंड के साथ वाक़ा आया रावलपुरा श्रीनगर में, और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी ये बता रही थी कि इनको कितनी जद्दोजहद करना पड़ी है, और इनमें वो बदले की भावना नहीं है। बाकी लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड के कातिलों को फांसी दे दो वगैरह, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे हस्बैंड की जो कुर्बानी है, शहादत है, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उसके साथ जो बाकी लोग वहाँ पे मारे गए थे उन सब की रिकॉग्निशन होनी चाहिए कौमी सतह पे हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए।